गए थे एसएन पांडे के नॉमिनेशन में, कपार फट गया नगीना बाबू के लोगों के पत्थर से, लेकिन चूंकि वो कांग्रेस के टिकट पर हो गए तो पुनः आप लोग कांग्रेस के प्रत्याशी को सपोर्ट करते हैं। प्रत्याशी के सपोर्ट आते हैं, नेता लोग जाते हैं, जब जाते हैं तो उनके आगे पीछे इतना ना प्रशासन रहता है कि आम गरीब आदमी कुछ कह नहीं पाता है, डर जाता है। जैसे अभी समाधान यात्रा पर है नीतीश जी, बीडीओ, सीओ, डीएम, एसपी सभी लोग ऐसे ना ये लोग हवा फिटकिरी बांध देते हैं कि कोई कहीं से आवाज जनता का मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंचे, बड़े नेता के जो सरकार में है उनके पास नहीं पहुंचे। दमन की राजनीति का दौर है। जीवन समाजी के काम में रख दिए तो परिवार का लोग क्या कहता है, पत्नी बाल बच्चे? परिवार के लोग अब राजनीति करने से थोड़े खुश रहता है सब। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि। संघर्ष की अधूरी दास्तां में आज हमारे साथ नए मेहमान के रूप में कैमरा स्क्रीन पर जिन्हें आप देख रहे हैं, परिचय के लिए नाम विनोद तिवारी हुआ, बैकुंठपुर विधानसभा के सिधोलिया प्रखंड के महमदपुर थाना के शल्यपुर गांव के निवासी हैं और बालकाल से यानी 8वां-9वां जब क्लास में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस समय जेपी का आंदोलन हुआ था, जयप्रकाश की आंधी चली थी। उस आंधी में युवा रूप में शामिल रहे और कांग्रेस के साथ लंबा राजनीति का अनुभव रहा, जिला परिषद का चुनाव भी लड़े। तो सबसे पहले चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सब संघर्ष की अधूरी दास्तां कार्यक्रम जो हम लोग करते हैं, इसका मुख्य मकसद ये है कि आपका जो राजनैतिक सामाजिक जीवन रहा है, लंबा संघर्ष जो रहा है, उसके क्या अनुभव आपको मिले। आप बड़े सदन का हिस्सा नहीं रहे, इन तमाम मुद्दों के ऊपर हम लोग बात करेंगे और आज के युवा पीढ़ी को आपके अनुभव के आधार पर हम लोग मार्गदर्शन देना चाहते हैं। सबसे पहले आपकी शिक्षा कितनी हुई? हम बीएससी किए हुए हैं जी और डीपीएड भी किए हुए हैं। डीपीएड क्या है? माने फिजिकल एजुकेशन जी। आपको फिजिकल एजुकेशन बोलता है। हाँ, शारीरिक शिक्षक जी। हाँ जी। अच्छा। तो हम बहुत दिन शुरू से स्टूडेंट लाइफ से ही हम राजनीति में जेपी के आंदोलन से जो शुरू हुआ तो उस समय बुझाया कि इमरजेंसी लगा हुआ था देश में। बिल्कुल। और गफूर साहब चीफ मिनिस्टर हुए थे, उसी समय इमरजेंसी की थी। तो हम लोग गफूर साहब गोपालगंज जी, गोपालगंज गफूर साहब जो चीफ मिनिस्टर थे गोपालगंज वाले, तो हम लोग वहीं से जब देखे कि भाई इमरजेंसी लगी हुई है तो स्टूडेंट पूरा हम लोग उस समय हम विद्यालय के प्रधानमंत्री के रूप में भी थे। अच्छा, जो विद्यालय में बाल संसद होता था जी, उस समय प्रधानमंत्री के भी रूप में थे। नेतृत्व में वहीं से शुरू किया और जब देखे कि भाई इमरजेंसी देश में लगा हुआ है, ये अन्याय हो रहा है, तो हम लोग उसमें बहुत भाग लिए और जहाँ भी धरना प्रदर्शन, थाना का घेराव, ब्लॉक का घेराव हम लोग उस समय किए। जेल जाने का अवसर मिला है कि नहीं? जेल जाने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि अब स्टूडेंट हम लोग थे तो जेल से तो हम लोग बचते थे नहीं, मैंने वास्तविक बात यही है। जी। तो उसके बाद जब रहे 78 में मैंने मैट्रिक पास किया और 78 में मैट्रिक पास करने के बाद हम लोग कॉलेज में चले गए। कॉलेज में जब गए तो वहाँ 78, 79, 80 जनता पार्टी की जो सरकार थी जो बना वह गिर गई और 80 में चुनाव हुआ पार्लियामेंट का। 80 में जब चुनाव हुआ पार्लियामेंट का तो उसमें भी मैं, नगीना बाबू थे उस समय कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, वैसे एसएन पांडे जो हमारे प्रिंसिपल थे उस कॉलेज के उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे गोपालगंज महाविद्यालय के, उन्होंने उनका टिकट दिल्ली से वो कहे कि ओके हो गया है कांग्रेस से। लेकिन तब तक नगीना बाबू वो सिंबल लेकर चले आए। हम लोग करीब 5000 लड़के थे। जब प्रोसेशन लेकर हम लोग जब चले यहाँ से तो नगीना बाबू का उनका भी टिकट ओके हो गया था। तो उस समय विधायक थे कटिया के, नगीना बाबू जी, कटिया के विधायक थे। जब उधर से उनका भी लोग आया तो अभी कलेक्ट्रेट में आपको बन रहा था, ईंटा पत्थर खोआ सब पड़ा हुआ था। अब कौन आदमी चलाया ये पता तो नहीं चला, लेकिन दोनों ओर से पत्थरबाजी उसमें शुरू हो गई और एसएन पांडे और नगीना बाबू लोग नॉमिनेशन कलेक्टर के यहाँ थे। तब तक इतना ना पत्थरबाजी उसमें हुआ कि मेरा कपार फट गया।
तो एसएन पांडे जी निर्दलीय लड़ रहे थे, उसके बाद उनका टिकट निर्दलीय हो गया। जब सिंबल लेकर चले आए तो ये निर्दलीय हो तो गए, ये निर्दलीय हो गए और नगीना बाबू का टिकट कन्फर्म हो गया। तो नगीना बाबू का टिकट कन्फर्म हो गया। फिर भी जब इनको टिकट नहीं मिला तो हम लोग उस समय नगीना बाबू से भेंट हुई, बात हुई। हम लोग उस समय भी नगीना बाबू की ही मदद किए। गए थे एसएन पांडे के नॉमिनेशन में, कपार फट गया नगीना बाबू के लोगों के पत्थर से, लेकिन चूंकि वो कांग्रेस के टिकट पर हो गए तो पुनः आप लोग कांग्रेस के प्रत्याशी को सपोर्ट किए। और आपको साइंस कॉलेज गोपालगंज में मीटिंग हुआ था, जहां वहीं पर डॉक्टर को बुलाकर, उसमें प्रोफेसर सरदा बाबू भी थे, ये सारे प्रोफेसर लोग थे और बंडेज पट्टी मेरा पूरा हुआ, पूरा कपार। सरदा बाबू कौन? सरदा बाबू भीमपुरवा के रहने वाले थे और गोपालगंज कॉलेज में प्रोफेसर थे। वो बैकुंठपुर से चुनाव भी लड़े थे विधानसभा का। नहीं, तो उसके बाद जब एमपी का चुनाव हो गया तो उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ। तो विधानसभा में कांग्रेस का टिकट सरदा बाबू को मिला यहाँ से, बैकुंठपुर से। नगीना बाबू तो एमपी हो गए और टिकट जब इनको मिला तो इन्होंने चुनाव लड़ा। उसमें बरकिशोर बाबू जनता पार्टी से लड़े। आपको जनता पार्टी से ही लड़े। उसमें विधायक का चुनाव बरकिशोर बाबू ने जीत लिया। नहीं, सरदा बाबू हार गए। हम उस समय भी कांग्रेस के सरदा बाबू के साथ हमारी सक्रिय भूमिका रही। अच्छा, आप कांग्रेस में उस समय जुड़ गए थे तो लगातार आप कांग्रेस में बने रहे? लगातार क्या रहा कांग्रेस में आपका? प्रखंड कांग्रेस कमेटी के हम कार्यकारिणी के मेंबर भी रहे और कार्यकारिणी के मेंबर के बाद मैंने जिला में भी कांग्रेस के संयुक्त सचिव रहे, महासचिव रहे और जिला स्तर पर मैंने राजनीति किया कांग्रेस का। चुनाव लड़े हैं कि नहीं आप? चुनाव तो लड़े हैं, एक बार चुनाव लड़े हैं जिला परिषद का, जिसमें हमको 3000 वोट 3200 मिला। जिला परिषद कौन? क्षेत्र संख्या 28 सिधवलिया। और सिधवलिया का गोपालगंज का ये 28। हाँ। 28 से आप जिला परिषद चुनाव? जी हाँ, वही एक चुनाव लड़े हैं अपने जीवन में? हाँ, वहीं लड़े। फिर विधानसभा नहीं लड़े? नहीं, विधानसभा का हमने 2 बार प्रयास किया टिकट के लिए, लेकिन टिकट हमको नहीं मिला। क्या कमी रह गई टिकट नहीं मिला? अब कमी तो कि हमसे बड़े आदमी थे नरेंद्र सिंह, तो और उनका जुगाड़ चूँकि ऊपर की तरफ था, तो जुगाड़ में हम पीछे पड़ गए। तो राजनीति में आप तो लगभग, आपके बारे में हम लोग जब पता कर रहे थे, पता चला कि पूरा जीवन आपका समाज सेवा में ही रह गया। तो शादी कब हुई आपकी? शादी तो मेरी 77 की शादी है। 77 में? जी। क्या अवस्था, उम्र रहा होगा आपका उस समय? लमसम 19 वर्ष की उम्र। 19। अच्छा, तो पूरा जीवन सामाजिक के काम में रख दिए, तो परिवार का लोग क्या कहता है? पत्नी, बाल बच्चे? परिवार के लोग अब राजनीति करने से थोड़े खुश रहता है, सब नहीं रहता है। कहीं कैसे रहेगा? हाँ। मान लीजिए उनकी आवश्यकता की पूर्ति होगी नहीं और दिन भर हम गाड़ी घोड़ा लेकर दूसरे ही किसी के काम में हम जाते हैं, रहते हैं। नहीं, जहाँ मन किया तहाँ रहे, तो परिवार के लोग थोड़े खुश रहेगा। अच्छा, पहले का जो राजनीति आप देखे हैं, राजनीति में सक्रिय रहे हैं, वर्तमान समय में दोनों राजनीति में क्या अंतर दिखता है आपको? देखिए, पहले तो हम लोग राजनीति में रहे तो चूंकि ईमानदारी से राजनीति किए। बरकिशोर बाबू के साथ भी रहे, नगीना बाबू के भी साथ हम रहे, काली पांडे जी के भी साथ रहे, तो हम लोग ईमानदारी से राजनीति करते थे। और मैं स्पेशली किसी अफसर पदाधिकारी को वो बात कह देता था, तो चूंकि हम कांग्रेस में थे, सभी लोग जानते थे कि तिवारी जी ईमानदार नेता है, तो हमारी बात को कलेक्टर एसपी भी वजन देते थे। जानते थे कि गलत नहीं बोलेंगे, इसीलिए प्रशासन में मेरा अच्छा पैठ था। अभी की राजनीति को कैसे देखते हैं? अब अभी की राजनीति को क्या कहा जाए, समझे कि नहीं? भाजपा का जो स्थिति है वो आप देखबे करते हैं, सब पैसे वाली की पार्टी है। बिना पैसा का आजकल कोई राजनीति नहीं है। पैसा अगर जिसके पास है वो राजनीति करे और टिकट भी उसी को मिलेगा जिसको करोड़ों रुपया खर्च करने की अपनी क्षमता हो। अभी युवा जो है, सोशल साइट का ज़माना है, डिजिटल युग हो गया है। आप भी बड़ा वाला मोबाइल रखे हैं, इसी पर आज राजनीति चल रहा है, तो बड़ी संख्या में युवा राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं और इन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, अब तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया है जी। जितने भी नेता लोग हैं या जुआ पर, सभी लोग ये लोग मोबाइल पर हैं, धरती पर पब्लिक के बीच में ये लोग कहीं कुछ नहीं है।
आज जब तक, इसीलिए आज पब्लिक कराह रही है, चिल्ला रही है, लेकिन उसकी बात सुनने की क्षमता किसी में नहीं है, नहीं सुन पाता है। पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं। अच्छा, इसमें पब्लिक दोषी है कि नहीं, सिर्फ नेता दोषी है? नहीं, पब्लिक तो दोषी नेता बना दिया है। इसलिए पैसे की जमाना है। अब कोई नेता आता है तो करोड़ों करोड़ों खर्चा करता है, किसी के पॉकेट में 500 रख देगा, 200 रख देगा। गरीबी है, बिहार तो अमीर है नहीं। यहाँ तो ये स्थिति है कि बहुत लोगों को खाने का 2 टूम रोटी भी नहीं मिल पाती है। नहीं तो प्रचार प्रसार है, लेकिन जब कोई घटा हुआ जब व्यक्ति है तो उसको तो जो ही मिल गया उसी में अपना वोट इधर से उधर कर दिया। कोई अगर गांव में जाकर, प्रशासन के नेता लोग आते हैं, नेता लोग जाते हैं, जब जाते हैं तो उनके आगे पीछे इतना ना प्रशासन रहता है कि आम गरीब आदमी कुछ कह नहीं पाता है, डर जाता है। जैसे अभी समाधान यात्रा पर है नीतीश जी, बीडीओ, सीओ, डीएम, एसपी, सभी लोग ऐसे ना, ये लोग हवा फिटकिरी बांध देते हैं कि कोई कहीं से आवाज जनता का मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंचे, बड़े नेता के जो सरकार में है उनके पास नहीं पहुंचे। दमन की राजनीति का दौर है, चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो फिर किसी नए मेहमान के साथ संघर्ष की अधूरी दास्तां में हम मौजूद रहेंगे। कैमरामैन प्रवीण पांडे के साथ मैं मनीष ऋषि, धन्यवाद।